वन वेलकम ऑल। कैसे हैं सभी लोग? सो सेशन कंटिन्यू करते हैं। लास्ट इसमें हमने बुक कीपिंग का इम्पोर्टेंस देखा था और क्या नीड है, क्या यूटिलिटीज़ है और फीचर्स हम लोगों ने देखे। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। सिंपल सा एक थ्योरी कंसेप्ट हमने देखे थे उसमें। सो अब इस सेशन में हम अकाउंटिंग की तरफ मूव करने वाले हैं कि अकाउंटिंग किस बेसिस पे किया जाता है और क्या टर्म्स यूज होते हैं अकाउंट्स में, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो मेरा नाम है आनंद विजय कुमार काबरा और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। और चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को। सो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब क्या कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमको कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, उसका मेथोडोलॉजी क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे लिए 3 मेथड्स यहाँ पे दिए हैं। पहला है कैश सिस्टम, दूसरा है एक्रूअल सिस्टम, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, अगर मैं ऐसे लिख दूँ 1 + 2 = 3, हाइब्रिड, मिक्स और हाइब्रिड बेसिस। सो वन बाय वन देखेंगे हम क्या होता है। कैश सिस्टम में क्या होता है कि कैश की तरफ पूरा फोकस होता है। कैश रिसीव हुआ या कैश पे किया, ये जो पॉइंट है, बस इसी पॉइंट पे हम अकाउंटिंग करेंगे, उस एंट्री को हम रिकॉर्ड करेंगे हमारे बुक्स में। ये देखिए यहाँ पे बोला है ट्रिगर पॉइंट, इफ कैश इज रिसीव्ड और पेड, ये जब होगा तब हम अकाउंटिंग करेंगे। तो ये अकाउंटिंग मेथड जो है फॉलो किया जाता है प्रोफेशनल के जरिए, उनके बुक्स मेंटेन करने के लिए। प्रोफेशनल जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीएस, एंड एडिशनली नॉन प्रॉफिट कंसर्न्स जो होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, वो लोग भी इसको फॉलो करते हैं। सो ये हुआ कैश बेसिस। यूजुअली अब जो हम सीखने वाले हैं हमारे बुक में 11th 12th, हम जो सीखने वाले हैं वो है एक्रूअल सिस्टम और मर्केंटाइल सिस्टम। इसकी वजह से हमारे पीरियोडिसिटी, मैचिंग, ये सारे कंसेप्ट हमको सीखेंगे हम लोग। सो एक्रूअल कंसेप्ट क्या है? एक्रूअल मतलब जमा होना। सो देखिए, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्न्ड। सेल किया हमने क्रेडिट पे, तो सेल हो गया ये बोल सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे रेवेन्यू हमने रियलाइज करना है, ये हो गया एक्रूअल। यहाँ पे हमारा राइट डेवलप हो गया कि हम उससे उधारी वसूल कर सकेंगे क्योंकि हमने उसको सेल किया था। तो सेल हुआ है तो ये यहाँ पे एंट्री होगा सेल का। और जब एक्सपेंसेस करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, जब इनकर करेंगे, मान लीजिए हम क्रेडिट पे परचेस करना है तो एक्सपेंसेस हो गए, अब ये पे करना है कभी ना कभी, तो ये यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे परचेसेस। एंड देन जब कभी हम पेमेंट करेंगे तो उसका एंट्री अलग से, मतलब एक चीज के लिए 2 एंट्री अलग अलग पास करेंगे, 2 अलग अलग पॉइंट पे जो जो होगा ट्रांजैक्शन उसके हिसाब से। तो ये होता है एक्रूअल और मर्केंटाइल सिस्टम। मार्केट में यही अकाउंटिंग फॉलो होता है और बुक्स में भी यही सिखाया गया है और डबल एंट्री में हम सब यही सीखने वाले हैं। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मजेदार भी है। ये जनरली अडॉप्टेड, ये बता दिया आपको। और लास्टली कंपनीज एक्ट, ये आपके बुक में नहीं है, जस्ट एक जनरल इन्फॉर्मेशन बोल के आपको बता रहा हूँ। कंपनीज एक्ट में यही मेथड अडॉप्ट करने के लिए उनको कंपल्सरी बोला गया है सेक्शन 128 में, सेक्शन 128 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सो ये एक चीज। और लास्टली, अब इंडिया के लोग आपको पता है बहुत जुगाड़ करने वाले हैं, दिमाग बहुत शातिर है हम लोगों का, रेडी होते हैं जुगाड़ के साथ। तो क्या हुआ, हम इस एक नया सिस्टम ढूंढा हमने, हाइब्रिड सिस्टम और मिक्स सिस्टम, जिसमें कैश और मर्केंटाइल, कैश के कुछ बेनिफिट्स और मर्केंटाइल सिस्टम के कुछ प्रिंसिपल्स हमने उठा के एक सिस्टम बनाया जिसको बोलेंगे हाइब्रिड। ये वैसे सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ना है और समझना है कि कौन ये सिस्टम क्या है, बस यहाँ पे नॉलेज के लिए पढ़ना है, बुक में दिया है हमको। तो ये कॉम्बिनेशन है दोनों का, ये बता दिया आपको। कॉम्बिनेशन कैसे है, जो सेल्स साइड है या तो रेवेन्यू साइड है वो कैश बेसिस पे चलेगा। मान लीजिए 2 लाख का सेल हुआ था टोटल,
उसमें से 1,50,000 आ गए हमारे पास, तो हम सेल यहाँ पे 1,50,000 का करेंगे, दिखाएंगे, रिपोर्ट करेंगे। और परचेजेस हमने किए हैं 2 लाख के, और कैश मान लीजिए 1 लाख दिया है अभी सामने। तो अब यहाँ पे तो हमने कैश पे लिया, लेकिन यहाँ पे हम एक्चुअल वाला जितना परचेस है उतना लेंगे। तो यहाँ पे परचेस सेल से ज्यादा है, तो हमारा प्रॉफिट हुआ क्या? अभी नहीं हुआ, यहाँ पे दिखेगा लॉस हुआ है 50,000 का। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 2 लाख का परचेस है, 2 लाख का सेल है, तो कोई लॉस नहीं हुआ था। बट यहाँ पे हमने लॉस रिपोर्ट किया है। इससे हम क्या है कि कुछ चीजों से बचते हैं, जैसा इनकम टैक्स में हम पोस्टपोनमेंट कर रहे हैं इनकम का, तो टैक्स कुछ पीरियड के बाद लगेगा। ये सारी चीजें करने के लिए एक नया इन्वेंशन किया था, लेकिन किया तो था लेकिन अभी प्रोहिबिटेड है, तो ये अभी चलता नहीं है, करना ऐसे अलाउड नहीं है। सो ये हुआ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सो इनकम टैक्स में भी इधर ये आप यूज करना बोला है या तो ये बोला है, ये जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। और हम जो यूज करेंगे वो ये यूज करेंगे, मर्केंटाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। अब कल हमने वेरी फर्स्ट सेशन में कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कुछ चीज़ें सीखी थी, वही चीज़ें यहाँ पे फिर से बताई गई है थ्योरी में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब क्या कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन, ये इंपॉर्टेंट है, और पार्टीज फॉर मनी और मनीज वर्थ इज नोन एज ट्रांजैक्शन। ये क्यों बोला ऐसे? यहाँ पे 2 अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए। जैसे हमारा बिजनेस है मैंगो शॉप का, और किसी को बेच रहे हैं मिस्टर ए को, ये 2 पार्टी हो गए, ये होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन हुआ। और मान लीजिए कुछ मैंगोज हमने खुद ही खा लिए, तो ये सेल्फ के लिए हुआ, तो यहाँ पे ड्रॉइंग्स आ जाएंगे। तो 2 पार्टियां होना ज़रूरी है ट्रांजैक्शन के लिए। और सेम चीज़ ये जो प्रिंसिपल अडॉप्ट किया है ये वाला, ये जीएसटी में भी है। जीएसटी में भी सेम लाइन पे डेफिनेशन दिया है, 2 पार्टीज होने चाहिए और कुछ कंसिडरेशन देना चाहिए, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, ठीक है। तो ये जीएसटी वाला सिर्फ आपके नॉलेज के लिए था। अगेन हमारे लिए ट्रांजैक्शन जो था वो इम्पोर्टेंट है। अब ट्रांजैक्शन में दो टाइप है, एक मॉनिटरी ट्रांजैक्शन और एक नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन मतलब क्या? जिसमें एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड एज मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। अब ओनली मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब हम जब एंट्री करेंगे बुक्स में, जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, तो हमको क्या चेक करना है पहले कि वो ट्रांजैक्शन है क्या। अगर ट्रांजैक्शन है तो क्या वो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है? अगर मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है तो ही हम रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये चीज ध्यान में रखिए, हमको ये जर्नल एंट्रीज में काम में आने वाली चीजें हैं। और इस मॉनिटरी ट्रांजैक्शन के 2 अलग और सब डिवीजन कर सकते हैं हम लोग, कि जो कैश ट्रांजैक्शन है। कल के एग्जांपल में राजू भैया का एग्जांपल, शाम से जब मैंगोज खरीदे थे तो उन्होंने कैश इमीडिएट दिया था, तो वो हो गया था कैश ट्रांजैक्शन। और बाबू भैया को कैश नहीं दिया था लेकिन मैंगोज खरीदे थे, और कभी बाद में हफ्ते भर बाद जाके हम पेमेंट करने वाले थे, तो वो हो गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधारी वाला ट्रांजैक्शन, ठीक है। ये कल टर्म्स हमने सीख लिए थे, यहाँ पे एक थ्योरेटिकल व्यू हम ले रहे हैं। और नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस मतलब जहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ मनी नहीं है, जो पैसे में गिन नहीं पा रहे, या तो उसके साथ पैसे का वैल्यू अटैच नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलता हूँ, अगर मैं कुछ शेयर्स परचेज करके लाया हूँ 2, इतना ही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाया मैंने, तो क्या ये मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हुआ? जी नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने इसका वैल्यू नहीं बताया। और वही मैं बताता हूँ आगे चल के कि ये 3,000 रुपये का हुआ। अब जब इसका वैल्यू पैसे में दे दिया है मैंने, तो ये हो जाएगा मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, जो कि हम बुक्स में रिकॉर्ड कर पाएंगे। अदरवाइज जब इतना ट्रांजैक्शन दिया था तो वो हो जाता था नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, जो कि हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ये हुआ ट्रांजैक्शन। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो फिर से हम रिपीटेडली यूज करेंगे और थ्रू आउट द लाइफ यूज करेंगे, जैसे कि अकाउंटिंग एंट्री। एंट्री मतलब क्या कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है, तो उसको बोलते हैं एंट्री। सी वही लिखा है यहाँ पे।
और वो एंट्री किस चीज़ के लिए पास किया है हमने। रीज़न लिखते हैं हम लोग कि ये एंट्री हुआ है। मान लीजिए एक एंट्री मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, जर्नल एंट्री, जो हम चैप्टर नंबर 3 में सीखने वाले जर्नल एंट्री, वो कैसे पास करते हैं। मान लीजिए रेंट का एक्सपेंसेस हुआ है, रेंट एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश, कैश पे किया हमने। अगर मैं ये एक एंट्री करूं तो ये तो समझ रहा है रेंट का एक्सपेंसेस हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल्स मेरे पास अवेलेबल नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोला है, आप इसके डिटेल्स लिखिए। बीइंग पेड फॉर द मंथ से अप्रैल 2020। क्लैरिटी आ गया मेरे पास कि ये किस पीरियड को बिलोंग करता है, डिटेलिंग आ गया। तो ये जब कभी मैं रिकॉर्ड्स ओपन करके देखूं तो फिर से मेरे पास इसके डिटेल्स तुरंत अवेलेबल हो जाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नरेशन। सो ये चीज़ होता है, नरेशन लिखना ही है हमको जर्नल्स में। तो ये दोनों चीज़ें जो है हम जर्नल में यूज़ करेंगे आगे चल के चैप्टर नंबर 3 में। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि डबल एंट्री सिस्टम का ट्रिगर पॉइंट है, वहाँ से शुरू होता है अकाउंटिंग का प्रोसीजर। वो हम चैप्टर 3 में देखेंगे। तब तक अभी ये थ्योरी कंप्लीट करते हैं पहले। ये हुआ गुड्स। गुड्स भी हमने कल देखा कि जिस चीज में हम ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेडिंग के लिए जो गुड्स परचेज करके लाए हैं उसको बोलेंगे गुड्स। और ये एक सब्जेक्टिव टर्म है। सब्जेक्टिव कैसे है, मान लीजिए बाइक का शोरूम है, वहाँ पे 30, 40, 50 जो भी नंबर ऑफ बाइक्स वहाँ पे खड़ी है, तो उस शोरूम वाले के लिए वो बाइक जो है वो गुड्स है। बट वही बाइक हम अपने लिए परचेज करके लाते हैं तो वो हमारा होता है असेट, क्योंकि हम वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज करने वाले हैं। तो ये हुआ सब्जेक्टिव टर्म। सिचुएशन के हिसाब से उस चीज का डेफिनेशन होगा, वो सब्जेक्टिव रहेगा। शोरूम में अगर बाइक खड़ी है तो वो उनका करंट असेट है, स्टॉक है, और बाइक हमने खरीदी और हमारे पार्किंग में खड़ी है तो वो हमारा असेट है। यही चीज यहाँ पे बोली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें आपको थ्रू आउट द लाइफ काम में, इसलिए पीछे भी बताया कि आने वाले 2 या 3 सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये चीज डेवलप कर रहे हैं हम लोग बेसिक्स अकाउंट्स के। अब फिर से और एक बढ़िया सी चीज है हमारे सामने, एक्सपेंडिचर और टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है। यहाँ पे बोला है कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्स्ट बिट जो है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या, जो एक्सपेंडिचर हमने फिक्स एसेट्स एक्वायर करने के लिए किया है या फिर उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए किया है, उसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से कुछ ना कुछ फिक्स एसेट्स जनरेट होंगे, कैपेक्स बोलते हैं इसको अभी, जिसकी वजह से फिक्स एसेट्स जनरेट होंगे। जो हमें एक फिक्स एसेट्स का डेफिनेशन आगे आने वाला है, बट यहाँ पर ब्रीफ में बता देता हूँ कि इस फिक्स एसेट्स का यूज करके हम कुछ प्रोड्यूस करेंगे या मैन्युफैक्चर करेंगे। सो उस मैन्युफैक्चरिंग में से हम सेल करेंगे, उससे प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये जो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है वो 10 साल 20 साल हमको काम में आने वाला है, इसलिए इसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। और वो अमाउंट में बहुत ह्यूज होता है, मटेरियल होता है, अच्छा खासा बड़ा अमाउंट होता है, तो इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमको दिया है परचेस ऑफ मशीनरी, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, परचेस ऑफ कंप्यूटर। तो ये रहे कैपिटल एक्सपेंडिचर के आइटम। और ये लाइफ में बहुत कम बार करना पड़ता है, एक बार कर दिया तो 10-20 साल चलती है एक मशीनरी। सो ये नॉन रिकरिंग टाइप के होते हैं। ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये प्रॉफिट एंड लॉस को हिट नहीं करता है डायरेक्टली, यहाँ पे एक नोट करिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगा डायरेक्टली। इनडायरेक्टली आता है डेप्रिसिएशन के थ्रू। ये हम सीखेंगे डेप्रिसिएशन इस चैप्टर में कैसे, जब फाइनल अकाउंट्स, पहले डेप्रिसिएशन सीखेंगे फिर फाइनल अकाउंट्स करेंगे, तब ये लॉजिक क्लियर होगा। तो ये ध्यान में रखिए। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या, कि जो फ्यूचर में बेनिफिट ज़्यादा नहीं देने वाला। जस्ट लाइक अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको रेंट का एग्जांपल दिया कि रेंट 1 महीने का पे किया, तो वो रेंट कब तक बेनिफिट कर रहा है हमको,
1 महीना, बहुत दिनों तक चलने वाला है कि नहीं, बस 1 महीने का यूटिलिटी दे रहा है। तो ये 1 साल भर तक की यूटिलिटी देने वाले जितने एक्सपेंडिचर है हम सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं, इनको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो है, नो फ्यूचर बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड, और इनका शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलता है सिर्फ लेस देन 1 ईयर। देखिए यहाँ पे बोला है 1 साल से कम का बेनिफिट मिलता है तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, इन दोनों में और एक डिफरेंस क्या है, कैपिटल में और रेवेन्यू में। जैसा मैंने आपको बोला, ये मशीनरी परचेस करके हमने कुछ प्रोड्यूस किया, सेल किया, मैन्युफैक्चरिंग किया, तो प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, सेल ज़्यादा होगा और प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के केस में वैसा नहीं होता है, ये जस्ट लगने ही वाले होते हैं, या तो इससे कोई इंक्रीज्ड यूटिलिटी नहीं मिलती है जिससे प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी पे बहुत ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं गिरता है। नॉर्मली गिर सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं गिरता है। सो चलिए ये है कुछ एग्जांपल्स, रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड, जो हमने यहाँ पे भी देखा। ये 1 मंथ यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये अभी समझ लीजिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और फिर से एक बार इस चीज़ को रिवाइज करिएगा तो ये चीज़ें फिर से क्लियर होंगी। अभी आपको नहीं भी समझी तो बाद में जाके समझेंगी। और लास्टली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, कैपिटल और रेवेन्यू का। कैपिटल का इसलिए क्योंकि इसकी अमाउंट होती है ह्यूज, जो अमाउंट होती है वो बड़ी होती है और उसके बेनिफिट 3 या 4 साल चलेंगे, 1 साल में खत्म नहीं होंगे, 3 या 4 साल चलेंगे। लेकिन एक्सपेंडिचर का अमाउंट जो है वो 1 ही साल में हम बहुत बड़ा कर देते हैं। तो ये हुआ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसके 2 पार्ट होंगे। मान लीजिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 5 साल तक चलने वाला है, तो आने वाले 5 साल में मतलब जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है डिवाइड बाय 5 करेंगे, जो भी अमाउंट आएगा हर साल प्रॉफिट एंड लॉस को हिट करेगा एज अ आइटम ऑफ एक अमोर्टाइजेशन का आइटम बोल के आता है। और सेम वे डेप्रिसिएशन, जैसा ऊपर बताया मैंने कि डेप्रिसिएशन के जैसे ही ये प्रॉफिट एंड लॉस में हिट करेगा 5 इंस्टॉलमेंट में। तो ये हुआ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो बचा हुआ अमाउंट होता है जो राइट ऑफ नहीं हुआ है और बचा हुआ है, तो ये बैलेंस शीट के मिसलेनियस असेट्स में जाता है, जो कि एक्चुअल में कोई असेट नहीं होता है, बस इनको रिटर्न ऑफ करना है अगले आने वाले 2-3 साल जो भी बचे हैं। तो तब तक वो बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखेंगे कि ये मिसलेनियस असेट्स अभी बाकी है। तो ये चीज़ें हम सीखेंगे बाद में, बस अभी ये बता रहा हूँ। तो ये हुआ एक्सपेंडिचर और उसके टाइप्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ था। चलिए आगे बढ़ता है। होप ये वाला भी समझ में आया है पार्ट। ये एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अब मान लीजिए ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या, ट्रेड करते समय जो डिस्काउंट दिया वो वाला डिस्काउंट। मान लीजिए कल का एग्जांपल, अगर ये मिस्टर राजू है, ये मैंगोस परचेस करने गए थे शाम के पास। शाम ने बोला 100 रुपीज़ अ केजी, बट आपको 95 से लगाऊंगा। अगर ऐसा होता था तो हम बुक में एंट्री कितने पे किए होते, इतने पे, क्योंकि हमको 95 का रेट गिरा है जब हमने परचेस किया है एट द टाइम ऑफ परचेस। ये हुआ 95, तो हम रिकॉर्डिंग भी 95 पे करेंगे। मतलब ये दोनों का जो डिफरेंस है 5 रुपीज़, ये बुक्स में नहीं आएगा जी, नहीं आएगा। ये ना परचेस करने वाले के बुक में आएगा ना सेल करने वाले के बुक में आएगा, क्योंकि ये ट्रेडिंग के टाइम हुआ है। तो चलिए इसका टेक्स्ट पढ़ते एक बार। इट इज़ एन अलाउंस गिवन ऑन द कैटलॉग प्राइस, जो MRP वगैरह लिखा है या तो डिस्प्ले में लिखा है लिस्टेड प्राइस ऑफ गुड्स। The discount is allowed at the time of purchase or sale of the goods। ये डिस्काउंट का मेन फीचर क्या है, जब
सेल या परचेस हो रहा है उस समय जो कैटलॉग प्राइस है वहाँ पे उस पर जो डिस्काउंट दिया है उसको बोलना है ट्रेड डिस्काउंट। फिर वैल्यू ऑफ गुड्स परचेस्ड और सोल्ड इज रिकॉर्डेड एट नेट वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, यही बताया मैंने यहाँ पे आपको कि 95 पे करेंगे। और दोनों के बुक्स में ये वाला जो चीज़ है ये याद रखिएगा आप, क्योंकि ये बहुत बार अगले आने वाले क्वेश्चंस में आपको ये जो चीज़ है कंफ्यूज करने के लिए दी जाने वाली है, तो आप ये लोग आपके इसमें रखिएगा, ये वाला चीज़ जो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं अभी इम्पोर्टेंट है, आने वाले एंट्रीज में आपको ये दिक्कत देने वाला है, पॉइंट नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, सॉरी, अभी हमने देखा ट्रेड डिस्काउंट, अभी हम देखेंगे कैश डिस्काउंट। मान लीजिए यही एग्जांपल आगे चलते हैं, अभी कितने में बेचा था 95 में, तो हमने बुक्स में कितने में रिकॉर्ड किया 95 में। अब इनको साइड दिया था हमने कि भैया अगले हफ्ते में पैसे लाके दे दीजिएगा, कितना रुपया 95 रुपया। बट राजू बोलता है नहीं भाई नहीं जमेगा, 2 हफ्ते लगाता हूँ। तो फिर शाम ने उनको लालच दिया एक, देख राजू अगर ये वीक में लाके देगा ना तो मैं तेरे से सिर्फ 93 रुपीज लूंगा, 2 रुपये तेरे को एडिशनल डिस्काउंट दे दूंगा। तो ये जो डिस्काउंट, ये जो लालच ऑफर किया गया है पेमेंट जल्दी वसूल करने के लिए विद द इंटेंशन कि हमारा रिकवरी जल्दी हो जाए, इसको बोलना है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट से अलग है। कैश डिस्काउंट सिर्फ पेमेंट का कैश का रिसीट या पेमेंट करने के समय जो डिस्काउंट मिलेगा वो वाला है कैश डिस्काउंट। ये यूजुअली ट्रेड करते समय पता नहीं होता, ये ट्रेडिंग के पॉइंट में पता नहीं होता, ये बाद में पता चलता है, या तो फिर पेमेंट के टर्म्स में लिखा रहेगा तो वो होगा कैश डिस्काउंट और ये बुक्स में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। सो देखिए इसका स्टैंडर्ड यहाँ पर टेक्स्ट क्या दिया है, द अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द फाइनल अमाउंट ड्यू एट द टाइम ऑफ रिसिट। जो भी हमको ड्यू था 95 रुपीज, उसमें से हमने लिया 93, तो बच गया 2 रुपये, तो ये हुआ कैश डिस्काउंट और ये हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि हमने 95 पे ये रिकॉर्ड किया था और हम अभी 93 का कैश लेंगे तो 2 रुपये राइट ऑफ करना पड़ेगा डिस्काउंट के नाम पे। और ये कंसेशन गिवन है फॉर एनकरेजिंग। देखिए मैंने बोला ना पैसे वसूल करने के लिए ये लालच दिया गया है, पूरे 95 नहीं आएंगे उससे अच्छा 93 तो आ जाएंगे, 2 रुपये नुकसान तो नुकसान, ये मेंटालिटी होता है। और ये स्पॉट पेमेंट या फॉर पेमेंट विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, ये रिसिट कलेक्ट करने के लिए या प्रमोट करने के लिए किया जाएगा। और ये जो चीज़ है कैश डिस्काउंट, एक थोड़ी आगे की बात बताता हूँ आपको, ये आपको डेटर्स मैनेजमेंट में बहुत काम में आएगा। ये वाला जो चीज़ है डेटर्स मैनेजमेंट, मतलब कैश डिस्काउंट कितना देना है, क्या देना है, ये हम सीखेंगे वहाँ पे। ये CACS CMA के इंटरमीडिएट लेवल पे सीखने मिलेगा आपको, बस अभी बता रहा हूँ नॉलेज के लिए। तो ये 2 चीज़ है, तो एक बार रिवाइज करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में आएगा क्या, नहीं आएगा। कैश डिस्काउंट आएगा क्या, हाँ आएगा। ये हो गया 2 टाइप के डिस्काउंट। एक चीज, अब आखिरी चीज, मान लीजिए 95 रुपीज हमको राजू भैया ने शाम को देने थे, ₹80 दे दिए, बच गए कितने 15 रुपीज, राइट। बच गए कितने 15 रुपीज, अभी भी बाकी है। बहुत दिन हो गए लेकिन राजू कुछ अपने से कांटेक्ट नहीं कर रहा है, ना पैसे देने की बात कर रहा है। राजू की शायद नीयत फिर गई है, जो भी है। 15 रुपीज उनसे वसूल नहीं कर पा रहे हैं भैया शाम, तो ये जो चीज़ है शाम को लगे कि 15 रुपये डूब गए हमारे, तो ये जो इररिकवरेबल अमाउंट है फ्रॉम द डेटर, उसको बोलते हैं बैड डेट्स। जब तक डेटर से पैसा आना था उसको बोलते थे हम डेटर्स, हम पॉजिटिव थे कि डेटर से वसूली होगी। और जिस दिन हमको
लग गया, सारे एफर्ट्स ले लिए, उसको कॉल कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, नोटिस भेज दिए, सब हो गया। फिर एक समय के बाद हमको समझना पड़ता है कि भैया वो पैसे नहीं देने वाला, मतलब हमारे अच्छे वाले डेट्स हो गए बैड, तो इसको बोलना है बैड डेट्स। ठीक है, यूजुअली होता है, कोई सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है, ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस में होते रहती है चीज़ें। तो बस ये हुआ 3 टाइप के एक्सपेंसेस जो सेल या परचेस से रिलेट करते हैं। आई होप ये अच्छे से समझे हैं, क्योंकि ये लगने वाले हैं, इसको समझ लीजिएगा, आगे चल के लगने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बैलेंस शीट के कुछ आइटम्स देखते हैं क्या है। ये अभी तक हमने जो देखे प्रॉफिट एंड लॉस के आसपास वाले आइटम्स देखे हैं, अब एक बैलेंस शीट वाला आइटम देखते हैं। कल हमने कैपिटल देखा था, जो मिस्टर राजू ने इन्वेस्ट किया था उनके बिजनेस में, वो वाला चीज है कैपिटल। तो वही लिखा है यहाँ पे, इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड एज कैपिटल। ये हमने कल सीख लिया था एग्जाम्पल के थ्रू। और कैपिटल का जो इक्वेशन है, ये वाला इंपॉर्टेंट चीज है कि कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। अगर डायरेक्टली कैपिटल का अमाउंट नहीं दिया है तो उसको डराइव करने का एक तरीका है, जो असेट साइड है उसमें से सारी लाइबिलिटीज माइनस कर लीजिए। यहाँ पे लाइबिलिटीज लिख लेना, अदर देन दिस लाइबिलिटीज सारी माइनस कर लीजिए, तो आ जाएगा कैपिटल का अमाउंट। ये देखेंगे हम बाद में एग्जांपल के थ्रू। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये बोला है कि कैपिटल इज अ लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस as this amount is payable by the business to its owner at the time of closure of the business। क्या बोल रहे हैं ये लोग? यहाँ पे आता है एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। मतलब जो राजू भैया है और उनका जो वेंचर है मैंगोस का, ये 2 अलग अलग आइडेंटिटी रखनी चाहिए इन लोगों ने। तो राजू भैया ने जो 10,000 इन्वेस्ट किए थे वो लाइबिलिटी है मैंगोस के बिजनेस पे। राजू भैया और बिजनेस को अलग अलग रखिए, ये हो गया सेपरेट लीगल एंटिटी बोलना है इसको। 2 अलग अलग लोग हैं, राजू भैया का बिजनेस एक है और राजू भैया खुद एक पर्सनालिटी है। तो ये दोनों को अलग अलग रखने के लिए ये चीज बोली है। तो राजू भैया ने जो कैपिटल लगाया खुद के बिजनेस में, वो बिजनेस के लिए लोन हो गया। तो ये एक बेसिक अजम्पशन है और कन्वेंशन है इस अकाउंटिंग में। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, ये बाद में कहीं पे पढ़ने को नहीं मिलने वाली हमको। ये खुद ओनर को देने वाली लाइबिलिटी है, बाकी जो आउटसाइडर को होती है उसको हम लाइबिलिटी ही बोलते हैं, और जो ओनर को देने वाली होती है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। ये हुआ कैपिटल, ये हमने कल सीखा था। और यहाँ पे एक नया पॉइंट ये देखा है। उसके बाद में आते हैं ड्रॉइंग्स। अब मान लीजिए मैंगोज के बिजनेस में जो मैंगोज लाए थे उसमें से 2 किलो राजू भैया ने खुद के घर पे यूज कर लिया। लाए किस चीज के लिए थे? बेचने के हिसाब से, पर उनकी इच्छा हुई और 2 किलो आम वो लेके चले गए उनके घर पे। तो ये खुद के लिए लेके गए, तो इसको बोलना है ड्राइंग्स, पर्सनल यूज। ये हुआ गुड्स अगर विड्रॉ करते हैं तो भी ड्राइंग्स है, और कुछ बिजनेस में से कैश पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए यूज करते हैं तो भी उसको ड्राइंग्स ही बोलेंगे। जैसा स्कूल फीस पे करना है वगैरह, तो वो ड्राइंग्स में ही कंसिडर होता है। और ड्राइंग्स जो है कैपिटल में से माइनस करके नेट कैपिटल हम शो करने वाले हैं, ये हम फाइनल अकाउंट्स में सीखेंगे। क्रेडिटर भी हमने कल देख लिया था, जिससे हमने गुड्स परचेस करके लाए हैं उधारी पे और जिसको हमको पैसा देना है। ट्रेडिंग वाले गुड्स परचेस करके लाए थे, तो ये हो गए ट्रेड क्रेडिटर्स। ठीक है, सेम वे अब यहाँ पे मूव करते हैं। डेटर्स भी देख लेते हैं। हमने जिनको गुड्स बेचे हैं, हमारे ट्रेडिंग वाले गुड्स जिनको बेचे हैं और उनसे पैसे वसूल करने हैं, वो हो जाते हैं हमारे डेटर्स। फिर आता है इन्वेंट्री पे। ये करंट असेट का एक पोर्शन है इन्वेंट्रीज, और डेटर्स भी उसी का पोर्शन है। इन्वेंट्रीज मतलब क्या? जो हमारे ट्रेडिंग वाले गुड्स है या तो कुछ स्पेयर पार्ट्स है जिसका क्लोजिंग स्टॉक हमारे यहाँ पे पड़ा एक पर्टिकुलर डेट पे, उसको बोलना है इन्वेंट्रीज। फिर इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में जो कैपिटल लाया था या तो प्रॉफिट जनरेट हुआ है उसमें से कोई इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है शेयर्स वगैरह में या प्रॉपर्टीज में या म्यूचुअल फंड्स में, तो उसको बोलना है इन्वेस्टमेंट्स। जिसका हमारे ट्रेडिंग के बिजनेस से कोई लेन देन नहीं है,
और जिसमें से हमको कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी हम नहीं करने वाले, वो हो गया इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग मतलब ये जो इन्वेंट्री है इसका ट्रेडिंग के लिए इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होने वाला, ऐसे चीज़ों को हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट्स। देन आता है गुडविल। आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व किया होगा, जैसा से एक दिल्ली का एक एग्जांपल है, सैमसंग फोन्स या एप्पल फोन्स ले लीजिए, दोनों ही वर्सेस बाकी फोन्स, रियलमी, रेडमी, वॉट एवर यू कैन कॉल, जो भी नाम आपको याद आ रहे होंगे। आप देखोगे कि फीचर्स दोनों में सेम होते हैं, थोड़ा बहुत क्वालिटी का फ़र्क होता है, आई एग्री, बट मान लीजिए इसमें 4 GB वाला एक फ़ोन है और इसमें भी एक 4 GB वाला फ़ोन है, दोनों के कॉस्टिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, बहुत ह्यूज डिफरेंस, 25% या 50% या 100% का भी डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सैमसंग और एप्पल का खुद का एक ब्रांड वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू। तो वही बोलते हैं हम गुडविल। गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। तो उस ब्रांड वैल्यू का वो पैसा ले रहे हैं, तो ये हुआ गुडविल, कि भैया वो खुद के नाम की वजह से कितना माल बेच सकता है, कितने प्रोडक्ट्स बेच सकता है, वो चीज़ होता है गुडविल। ये हम आगे सीखेंगे 12th में, पार्टनरशिप अकाउंट्स पे हम सीखने वाले हैं ये सारी चीज़ें। और लास्टली फिक्स एसेट्स, जो हम लॉन्ग टर्म के लिए लेकर आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स जो हमको बिजनेस में देंगे, जैसे कि प्लांट, मशीनरी, ETC, ये हो गया हमारे फिक्स एसेट्स। सो ये जो प्रेजेंटेशन है ये बैलेंस शीट के फॉर्मेट में दिया था, पर्पसफुली दिया था, क्योंकि इसी वे में हम बैलेंस शीट्स बनाने वाले हैं, जो प्रोप्राइटरी फर्म है या तो पार्टनरशिप उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे असेट्स का फिर से एक इम्पोर्टेंट, मतलब असेट्स को ब्रीफिंग किया है यहाँ पे, फिजिकल थिंग और जिसका ओनरशिप हमारे पास है और मॉनेटरी वैल्यू है, तो उसको बोलना है असेट। और ओनरशिप जो है वो बिजनेस यूनिट के पास होना चाहिए, जैसा लैंड, गुडविल, पेटेंट्स, कंप्यूटर्स, ETC। असेट्स हमने देख लिया था, बस यहाँ पे एक थियोरेटिकल उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, ये इंपॉर्टेंट है अभी। टाइप्स ऑफ असेट्स, फिक्स असेट्स या नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट ये शेड्यूल 3 में लगता है हमको कंपनीज एक्ट के, तो ये वहाँ का टेक्निकल टर्म है। सो फिक्स असेट्स, द असेट्स विच गिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स टू द बिजनेस आर नोन एज फिक्स असेट्स। एग्जाम्पल फिर से रिपीट हो रहा है, ध्यान में लेने वाली बात यह है कि नॉन करंट बोलते हैं इसको, अदर देन करंट असेट्स। तो करंट असेट्स क्या है फिर? करंट असेट्स वो है जो 1 साल तक चलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल के लिए यूज होते हैं और कैश में उनका कन्वर्जन आसानी से हो सकता है, उनको बोलना है करंट असेट्स। तो यहाँ पे चीज़ें लिखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। 1 ईयर से कम उनका लाइफ रहेगा, या तो 1 साल से कम में वो रियलाइज हो जाएंगे कैश में, फिर से कन्वर्ट हो जाएंगे कैश में, तो वो होते हैं करंट असेट्स। जैसे डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश तो खुद है ही कैश में, तो वो करंट असेट है। बैंक में भी जो कैश है वो भी हमारा करंट असेट है, और जो स्टॉक हमारे पास है गुड्स का वो भी करंट असेट्स है। तो ये चीज़ें यहाँ पे इसलिए दी है, जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो नेचर ऑफ आइटम क्या है उसके हिसाब से वो कहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा, किस ग्रुप में इंक्लूड किया जाएगा, वो इम्पोर्टेंट है। और लास्टली फिक्टिशियस असेट्स और मिसलेनियस असेट्स, यहाँ पे MISC असेट्स। ये एक्चुअली कोई असेट नहीं होता है, लेकिन जैसा हमने डेफर्ड रेवेन्यू असेट देखा था, देखिए यहाँ पे बोला डेफर्ड रेवेन्यू आइटम, जस्ट लाइक एडवर्टीजमेंट, कि 4 साल का एडवर्टीज अभी करके रखा है तो ये 4 साल तक बेनिफिट देने वाला है, तो ये हम दिखाएंगे कि मिसलेनियस असेट्स। ये एक्चुअल में कोई असेट नहीं है, लेकिन इसको क्लासीफाई करते समय फिक्टिशियस असेट्स में रखेंगे, सो दैट हमको क्लैरिफाई हो कि ये कोई असेट है नहीं, और जो भी हमारा बैलेंस शीट पढ़े उसको भी समझ में आए कि ये कोई असेट नहीं है, इसको राइट ऑफ करना बाकी है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होने वाला है धीरे धीरे। तो ये हो गया फिक्टिशियस असेट्स या मिसलेनियस असेट्स। ठीक है, ये हुआ असेट्स के बारे में। आई होप ये भी समझा है आप लोगों को अच्छे से। अगर समझा है तो लाइक हिट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। अब आते हैं लाइबिलिटीज की तरफ। असेट साइड देख लीजिए, अब लाइबिलिटीज साइड देख लेते हैं। लाइबिलिटीज मतलब क्या? जो अमाउंट पेएबल है बिजनेस ने बाहर वालों को, उसको बोलते हैं लाइबिलिटीज। अ डेथ और अ डेब्ट और अमाउंट ड्यू फ्रॉम द बिजनेस टू अदर्स, बाहर वालों को देना है और जिसका हमने बेनिफिट ले लिया। मान लीजिए अप्रैल का महीना खत्म हो गया, रेंट पे करना बाकी है,
तो ये हो जाएगा लाइबिलिटी। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिए, लोन टेकन, क्रेडिटर से हमने परचेस किया था इसलिए वो हमारा क्रेडिटर बना। बैंक से हमने कुछ लोन उठाया ओडी ओवरड्राफ्ट अकाउंट से, इसलिए वो हमारे क्रेडिटर बन गए। और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसा ये रेंट का एक्सपेंसेस, तो ये हुआ लाइबिलिटीज। अब इसमें दो टाइप की लाइबिलिटीज, जैसे असेट्स में हमने टाइप देखे वैसे ही लाइबिलिटीज में भी टाइप देखते हैं। फिक्स्ड लाइबिलिटीज जो लॉन्ग टर्म वाली है, जैसा फिक्स असेट्स देखा था वैसे ही फिक्स्ड लाइबिलिटीज जो लॉन्ग टर्म में चलने वाली है वो होती है फिक्स लाइबिलिटीज। जैसा मेजर सोर्स ऑफ फंड जो होता है वो फिक्स लाइबिलिटी होता है, जैसे ओनर का कैपिटल या सिक्योर्ड लोन्स या लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स और बैंक या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ये होते हैं फिक्स लाइबिलिटीज जिनका अमाउंट जो है वर्किंग कैपिटल के मुकाबले ज़्यादा होता है। ये होते हैं फिक्स लाइबिलिटीज। अब इनका प्रेजेंटेशन करते समय तो वैसे इसको ऐसा लिखते नहीं है कि फिक्स लाइबिलिटीज, इसमें ग्रुपिंग करते हैं कैपिटल, देन सेक्योर्ड लोन्स, देन अनसेक्योर्ड लोन्स। इस टाइप से ग्रुपिंग किया जाता है रादर देन सेइंग कि ये फिक्स लाइबिलिटीज है, इस टाइप से इसका ग्रुपिंग होगा। और लास्टली लेते हैं करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज जो है पेबल विद इन ईयर, सिमिलरली करंट असेट्स के जैसा ही इसका नेचर रहेगा। करंट असेट्स सेम चीज, मतलब इनके लिए हमको कैश पे करना पड़ेगा 1 साल के अंदर 1 साल के अंदर ही इसका मैच्योरिटी आएगा। और जो नॉर्मली सिक्योर्ड नहीं होता है, सिक्योर्ड का मतलब क्या है कि हमने ये लोन लेते समय कोई प्रॉपर्टी हमने प्लेज की है या तो हमारे स्टॉक पे हाइपोथिकेशन है, तो ये होता है सिक्योर्ड लोन्स। और नॉन सिक्योर्ड मतलब कुछ सिक्योरिटी हमने प्रोवाइड नहीं की है, जैसा क्रेडिटर से हमने गुड्स परचेस किए तो उसको सिर्फ हमारा क्रेडिट बताए कि हम लोग पहचान के इतना क्रेडिट है, बाकी कोई चीज हमने उसके पास रखी नहीं, गिरवी रखी नहीं, कुछ नहीं है, तो ये हो गया नॉन सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड। ये एग्जांपल्स है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। अब करंट असेट्स का और करंट लाइबिलिटीज का एक कनेक्शन है जो वर्किंग कैपिटल बोलते हैं हम इसको। करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज जो है वर्किंग कैपिटल, तो ये फिक्स कैपिटल के अलावा जो पोर्शन बच जाता है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ये फिलहाल तो हमको सिलेबस में नहीं है, जस्ट एक इंट्रोडक्शन फिर से नॉलेज शेयरिंग के पर्पज से। चलिए ये समझ में आया आप लोगों के, आई होप ये समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, ये एक नया ही वर्ड हमारे सामने आ गया, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज। फिलहाल कोविड-19 चल रहा है और सभी जगह लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन फिर से नॉर्मलाइज कब होगा, मतलब लॉकडाउन खत्म होकर हमारी लाइफ कब शुरू होगी, ये फिलहाल एक चीज सस्पेंस में, कोई डेफिनेट आंसर हमारे पास है नहीं उसका। तो ये जो सिचुएशन है इसको बोलना है कॉन्टिंजेंसी। हम डेफिनेटली उस चीज को बता नहीं पा रहे, प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे, पता है खुलेगा लेकिन कब कैसे पता नहीं, ये हो गया कॉन्टिंजेंसी। सेम में बिजनेस में क्या होता है, कुछ डिस्प्यूट चल रहे होते हैं, मान लीजिए लीगल सूट किसी ने हम पर फाइल कर दिया है और हमको पता नहीं है उसमें हमारा जो डिसीजन है हमारे फेवर में आएगा या हमारे अगेंस्ट आएगा। अगर फेवर में आ गया तो हमको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगेंस्ट में आ गया तो कितना अमाउंट हमको पेनल्टी बोल के चार्ज होगा या तो कितना हमको नुकसान होगा, ये उस डिसीजन आने के बाद ही पता चलता है। तो इसको बोलते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी की। ये किसी चीज के फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है कि हमको अमाउंट कितना पे करना पड़ सकता है। सो इसका टेक्स्ट पढ़ते हैं एक बार। A liability which may arise in future depends on happening or non-happening of certain event is called as contingent liability. फ्यूचर में ये इवेंट होगा या नहीं होगा, हुआ तो देना पड़ सकता है, नहीं हुआ तो नहीं देना पड़ सकता है, या वाइस वर्सा। सो ये एक चीज हुआ। सेकंड टेक्स्ट पढ़ते हैं। As it is confirmed or perfect liability, it is not confirmed or perfect liability, it does not affect the financial position and it is not therefore shown as the liability in the balance sheet. ये ऑफ बैलेंस शीट आइटम है। ऑफ बैलेंस शीट आइटम मतलब ये नोट्स में जाएगा।
नोट्स टू अकाउंट्स। क्या मतलब हुआ इसका कि जो चीज हम मॉनिटरी टर्म्स में इसको गिन पा रहे हैं क्या, नहीं गिन पा रहे हैं, और ये ट्रांजैक्शन हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तो हम अकाउंटिंग करेंगे क्या, नहीं करेंगे। लेकिन कभी ना कभी स्ट्राइक आउट होने वाला है, इसकी भनक हमको लग गई है, तो इसका कहीं ना कहीं मेंशनिंग करना पड़ेगा। जो यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उनको पता चलना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में न लेते हुए, आज के डेट पे बैलेंस शीट पे इफेक्ट नहीं गिरेगा, लेकिन आने वाले समय में ये जब ऑक्योर होगा, जब स्ट्राइक आउट होगा ये ट्रांजैक्शन, तब बैलेंस शीट में फर्क गिरेगा। तो एकदम से सरप्राइज नहीं लगना चाहिए। इसलिए क्या करेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स, मतलब बैलेंस शीट को फॉलो करते हैं नोट्स टू अकाउंट। बैलेंस शीट के बाद हम नोट्स टू अकाउंट्स देते हैं, उसमें हम बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर केस ऐसे ऐसे चल रहा है, जिसके वजह से हमको इतना इतना एक पॉसिबिलिटी है कि अमाउंट हमको पेनल्टी बोल के या तो इतना नुकसान हमको लग सकता है, ये हम वहाँ पे मेंशन कर देंगे। सो ये होते हैं ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। दैट्स इट। कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी के बारे में हम इतना ही बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फिर से थोड़ा इक्वेशन की तरफ, जो अकाउंटिंग इक्वेशन है एक नेटवर्थ और ओनर्स इक्विटी और कैपिटल। कैपिटल का अमाउंट अगर डायरेक्टली नहीं दिया है तो वो कैलकुलेट कैसे करना है। जैसे ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐसा होता है, मान लीजिए ये कैपिटल यहाँ पे लिखते हैं, हम ऐसे ही लिखते हैं फॉर्मेट। ये फिक्स एसेट्स है, ये इन्वेस्टमेंट्स है, ये करंट एसेट्स है, इन सभी का टोटल यहाँ पे है, और यहाँ पे ये कैरी कर लेते हैं हम टोटल बैलेंस शीट का मैच होता है, इसलिए तो उसको बोलते हैं बैलेंस शीट। और यहाँ पे है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का अमाउंट हमको पता है, तो ये जो टोटल आया है उसमें से ये माइनस कर देंगे, तो ये हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो ये जो हम यहाँ पे बताना जो चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो बैलेंस शीट दिख रहा है, इसमें से एक्चुअल में कितना अमाउंट ओनर को जाने वाला है, इसमें से कितना पोर्शन अमाउंट ओनर को जाने वाला है। आप देखोगे कि फिक्स एसेट्स का टोटल दिख रहा है 100, और यहाँ पे करंट लायबिलिटीज में मान लीजिए 75 रुपया है, ओनर को कितना जाना है 25 रुपया, मतलब वर्थ कितना है ओनर का 25 रुपीज। बट दिखा तो बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स वगैरह तो 100 रुपये दिखा रहा है। तो ये समझना है कि ये 100 रुपये जो है, इसमें से कुछ पैसा बाहर वालों को जाना है और फिर कुछ पैसा नेटवर्थ में बचेगा। ये उस ओनर की नेटवर्थ कैलकुलेट करने का एक तरीका है, जो आपको लगेगा बैंक्स में वगैरह और लोन प्रपोजल के लिए। ठीक है, और इसी पे, इस नेटवर्थ पे सॉल्वेंसी और इनसॉल्वेंसी डिपेंड करेगा। अगर नेटवर्थ पॉजिटिव है तो वो सॉल्वेंट कहा जाएगा, अगर नेटवर्थ नेगेटिव है तो वो इनसॉल्वेंट कहा जाएगा। वो देखेंगे आगे। तो ये एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। 4 लाख का कैपिटल है और क्रेडिटर्स है 2 लाख के। तो कैपिटल है 4 लाख का और क्रेडिटर्स भी यही साइड में आते हैं, तो टोटल असेट्स कितने होंगे 6 लाख। वही हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पर। ये टोटल हम यहाँ पे कैरी करेंगे। ये है लायबिलिटी साइड, ये है असेट साइड। सेकेंड एग्जांपल, इफ टोटल असेट्स मतलब ये वाला टोटल यहाँ का सेकेंड एग्जांपल में है 1.5 लाख रुपया और आउटसाइडर्स लायबिलिटी है 50,000 रुपया। मतलब ओनर का कैपिटल कितना है, इन दोनों का डिफरेंस जो है 1 लाख रुपया। ठीक है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 1.5 लाख माइनस 50,000, तो हुआ ओनर का कैपिटल 1 लाख रुपया। और लास्ट एग्जांपल यहाँ पे ये पॉजिटिव आ रहा है तो सॉल्वेंट है, मतलब बाहर वालों के पैसे देखिए भी कुछ ना कुछ पैसे इनके पास बच रहे हैं, तो ये सॉल्वेंट है। लास्ट एक टोटल असेट्स है 5 लाख के और बाहर की लायबिलिटीज है 2 लाख रुपया, तो ओनर्स का इक्विटी कितना है 3 लाख रुपया। 5 लाख माइनस 2 लाख हो गया 3 लाख। ये भी सॉल्वेंट है।
तो ये हुआ नेटवर्थ, ये हमको बहुत सारी जगह काम में आएगा आगे चल के। और एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, नेटवर्थ में प्रॉफिट्स इंक्लूड करने हैं, जो कैपिटल रिजर्व्स है, रेवेन्यू रिजर्व्स है, कंपनी के केस में अगर बात किया जाए तो ये भी नेटवर्थ का पार्ट बनते हैं, क्योंकि दिस इज अलोकेबल टू द ओनर्स, इक्विटी ओनर्स, तो ये इसमें इंक्लूड करने हैं नेटवर्थ में। अब इसी से रिलेटेड सॉल्वेंसी और इनसॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी मतलब मेरे पास जो असेट्स अवेलेबल है उसमें से अगर वो रियलाइज कर लूँ मैं कैश में, कन्वर्ट कर लूँ कैश में, और बाहर वालों के पैसे उसमें से पे ऑफ कर दूँ, और फिर मेरे पास कुछ पैसे बच जाते हैं, तो मैं बोलूँगा सॉल्वेंट हूँ। मेरी आज की पोजीशन ऐसी है कि मैं बाहर वालों के पैसे देख के खुद के लिए भी कुछ पैसे बचा सकूँ, उसको बोलना है सॉल्वेंट। यहाँ पे लिखा है कि असेट्स आर मोर देन लाइबिलिटीज, तो यहाँ पे नेटवर्क पॉजिटिव आएगा, तो यू आर सॉल्वेंट। ये एग्जांपल दिया है, देखिए यहाँ पे टोटल असेट्स हैव बीन कैलकुलेटेड 50 lakhs एंड हिज टोटल डेट्स आर 30 lakhs, मतलब इसके पास बच जाएंगे खुद के लिए 20 लाख। मतलब बाहर वालों के देके भी मेरे पास पैसे बच रहे हैं, तो मैं हूँ सॉल्वेंट। नेक्स्ट, ये बैलेंस शीट को इंटरप्रेट करने के लिए बहुत काम की चीज़ है, वेदर बैलेंस शीट इज गुड और नॉट, एंड उस पे से नेटवर्थ कैसा है बिजनेस का, ये समझने के लिए ये सारी टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे हमको दी है। अब इंसॉल्वेंट, असेट्स जो है कम है लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए, तो ये पोजीशन है नेटवर्थ नेगेटिव का, और ये इंसॉल्वेंट से दिख रहा है, इंसॉल्वेंट। अब यहाँ पे एक चीज होता है कि यहाँ पे ये डिक्लेयर करता है खुद पर्सन कि मैं इंसॉल्वेंट हूँ, और कोर्ट को अप्लाई करता है कि मुझे डिक्लेयर कर दीजिए कि मैं इंसॉल्वेंट हूँ। तो जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है और डिक्लेयर करता है कि वो इंसॉल्वेंट है, तब उसको बोलना है इंसॉल्वेंट। जब तक डिक्लेयर नहीं होता है तब तक नहीं बोलेंगे। तो ये डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बोलना है जब डिक्लेयर हो जाएगा। सो इस वीडियो को, इस सेशन को हम यहीं पे रुकाते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें, असेट्स, लाइबिलिटीज़, उनके डिफरेंट टाइप्स, प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट का कुछ चीज़ें हमने सीखी है जो कि हम फाइनल अकाउंट्स में फिर से सीखने वाले हैं। यहाँ पे एक सिर्फ हिंट दे के रखी है, ये सारे टर्म्स आने वाले हैं आगे जर्नल एंट्रीज में। क्या टाइप का अमाउंट स्पेंड किया तो उसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए हमने एक बैकग्राउंड बना लिया है इस थ्योरी चैप्टर के थ्रू। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थ्रू आउट द लाइफ आपको काम में आने वाली है। तो इस चीज़ों को फिर से गो थ्रू करिए, एक बार समझिए क्या क्या है टर्मिनोलॉजी। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझी हैं और मैं अच्छे से समझा पाया हूँ आप लोगों को। सो अगर ये पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, और आने वाले वीडियोस भी देखते रहिए और पीछे हुए वीडियोस भी देखिए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट टाइम। थैंक यू।